Hello friends and dear student, welcome to online platform of Sharda Sadan. Today we are discuss about the mechanism of lungs. So let's get start. Okay, तो आज हम जो लंग्स की जो मैकेनिज्म है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो लंग्स की मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको कौन सी बातें समझनी है वो आप अच्छे से अपने फंडामेंटल क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे लंग्स की मैकेनिज्म समझने के। अच्छा, लंग्स जो जहां पर पैक रहते हैं वो एक प्रकार से एयर टाइट चैम्बर होता है, एक एयर टाइट चैम्बर होता है जहां लंग्स होते हैं। आप यदि देखो तो उसके साइडों में रिब्स होती है, फिर रिब्स के अंदर मसल्स होती है, इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, और नीचे उसके डायफ्राम होता है, ठीक है। ऊपर से भी वो पैक होती है, और स्टर्नम आगे स्टर्नम होता है, पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो लंग्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है ये लंग्स की स्ट्रक्चर आपको प्रॉपरली आपको दिखाई दे रही, वो लंग्स की स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रही। लंग्स जिसके अंदर एयर टाइट रहता है उस एक प्रकार से हम इंटरकोस्टल मसल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? और जो लंग्स है वो इनके बीच सिचुएटेड रहते हैं। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो डोर्सल साइड, ये जो देखो मैं आपको समझा दूं, आपका पीछे का जो होता है बैकबोन उसको डोर्सल साइड बोलते हैं, आगे का जो होता है उसको वेंट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रल। साइड का जो होता है उसको लेटरल बोलते हैं, ऊपर का जो होता है उसको एंटेरियर बोलते हैं, नीचे का जो होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। ये वर्ड आप याद रखोगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, स्टर्नम है। स्टर्नम आगे आपके वेंट्रल साइड में एक बोन होती है, छोटी सी बोन, जिससे जो रिब्स होती हैं आगे अटैच होके पीछे से ऐसे एक केज बना के, एक पिंजरा सा बना के पीछे जाके इससे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो जाती है। ये देखो पीछे आपको दिखाई दे रही है वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम यानी आपकी रीढ़ की हड्डी है। देन आप यहाँ पर ये बात करोगे तो ये आपकी वेंट्रल साइड हो गई, ये आपकी डोर्सल साइड हो गई। आपको ये बात अच्छे समझ में आनी चाहिए कि जो स्टर्नम है वो हमारा वेंट्रल साइड में है, और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारा किस साइड में है? डोर्सल साइड में। लेटरल अगर हम बात करें तो इधर देख लो, लेटरल का मतलब होता है साइड से, लेटरल का मतलब होता है साइड से। तो लेटरल अगर हम बात करें तो लेटरल हमारे पास होती है रिब्स। क्या होती है? रिब्स। अभी आप ये सोचते हो कि दो रिब्स है उनके बीच में जगह खाली होती है, कभी नहीं होती है। दो रिब्स है उनके बीच में मसल्स प्रेजेंट रहती हैं, एक तरीके से एयर टाइट करके रखती हैं। ये जो मसल्स होती है इन मसल्स को आप बोलते हो इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी बोलते हो? इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। इसको देखो जूम करके यहाँ दिखा रखा है, ये एक तो बाहर दिखाई दे रही है ऐसे, ये बाहर दिखाई दे रही है, ये बाहर दिखाई दे रही है, वो कौन सी है? आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और जस्ट इसके नीचे एक और मसल्स है, आप देख सकते हो आसानी से, जस्ट इसके नीचे एक और मसल्स है, ये वाली मसल्स इसके नीचे, ये इसके जस्ट नीचे है। तो आप इसको बोलोगे इंटरनल और इसको बोलोगे एक्सटर्नल। क्लियर? ये बात क्लियर हुई अपनी? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाती है। फिर हम बोलेंगे कि नीचे की साइड में क्या होता है, तो यहाँ होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। तो अगर आप इसको हम यहाँ पे देखें तो बात ये करते हैं कि जो लंग्स है सिचुएटेड इन द थोरेसिस चैम्बर, ये बात पहले भी आ गई, ये पूरा थोरेसिस चैम्बर बनता है। आपको कोई पूछे थोरेसिस चैम्बर की स्ट्रक्चर बताओ तो आप बता सकते हो, आगे स्टर्नम होती है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिब्स होती है, रिब्स के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो होती है ऊपर होती है, इंटरनल नीचे होती है। नीचे की साइड में अगर हम लोअर साइड में देखें तो डायफ्राम होता है। ये सारी बातें आप बता सकते हो। एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, यानी अगर इसकी हम शारीरिकी देखें, इसकी एनाटॉमी देखें तो एक एयर टाइट चैम्बर है। द थ्रोसिस चैम्बर इज फॉर्म्ड बाय
डोर्सली क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, मैंने आपको समझाया, डोर्सल यानी पीछे की साइड। वेंट्रल में क्या होगा आपका, स्टर्नम, वेंट्रली क्या होगा आपका, स्टर्नम। ओके, तो डोर्सली साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है और वेंट्रल साइड में स्टर्नम होता है, क्लियर। अब लेटरल साइड में क्या होता है, मैंने आपको बताया, लेटरल साइड में आपकी क्या होंगी, रिप्स होंगी। और लोअर साइड की अगर हम बात करें, लोअर साइड की अगर हम बात करें तो आपके पास, लोअर साइड की अगर हम बात करें तो आपके पास डोम शेप्ड डायफ्राम होता है, डोम शेप्ड, ऐसे गुंबद जैसा। डायफ्राम में एक्चुअल में जो मसल्स होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे ही आप इंस्पायरेशन करते हो देन वो मसल्स जो होती हैं वो फ्लैट हो जाती हैं, ऐसे चली जाती हैं, फिर वापस खुल जाती है ऐसे, फिर ऐसे फ्लैट हो जाती हैं, फिर वापस खुल जाती हैं ऐसे। तो जब आप नॉर्मल पोजीशन में होते हो तो डोम शेप्ड, जैसे आप इनहेलेशन करोगे तो आपका इस प्रकार से पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की अगर हम बात करें या वेंटिलेशन की अगर हम बात करें, ब्रीदिंग की बात करें, तो मैकेनिज्म ऑफ अगर ब्रीदिंग देखें तो दो चीज़ों पे डिपेंड रहती है, दो प्रकार की मसल्स पे। एक जो मसल्स होती है वो डायफ्राम की मसल्स होती है, और एक जो मसल्स होती हैं वो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं जिनको आप कहते हो इंटरकोस्टल मसल्स, उन पे डिपेंड करती है, क्लियर। बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। अगर ब्रीदिंग जो है वो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है बच्चों, एक तो डायफ्राम की मसल्स पे और एक इंटरकोस्टल मसल्स पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, इसके अलावा ब्रीदिंग डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है और ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में यदि कॉन्ट्रक्शन होगा, कॉन्ट्रक्शन का मतलब खिंचना, रिलैक्स का मतलब लूज हो जाना, जब इनमें कॉन्ट्रक्शन होगा इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर, देन क्या होता है, जैसे इनमें कॉन्ट्रक्शन, अगर इनका कॉन्ट्रक्शन हो गया तो उस टाइम पे देखो, इंटरकोस्टल मसल्स की अगर हम बात करें, ये कॉन्ट्रैक्शन करती हैं अपना, तो यहाँ पर आपकी जो थोरेसिस वॉल्यूम है, कौन सी, थोरेसिस वॉल्यूम, जैसे चेस्ट है और इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होना कम होना, ज़्यादा होना कम होना, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो थोरेसिस वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, और ये रिलैक्स करेंगी तो थोरेसिस वॉल्यूम जो होती है डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो थोरेसिस वॉल्यूम बढ़ गई, और यदि ये रिलैक्स कर जाएंगे थोरेसिस वॉल्यूम कम हो गई। इसके साथ इसका अपोजिट केस हो गया, इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यदि कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो थोरेसिस वॉल्यूम डाउन, और यदि रिलैक्स करेंगी तो थोरेसिस वॉल्यूम बढ़ जाएंगी। तो ये दोनों इसके साथ ही चलती है। जैसे अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, थोरेसिस वॉल्यूम को बढ़ाने का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ये रिलैक्स में रहेंगी थोड़ी देर, अगर यहाँ पे ये रिलैक्स में आ जाएंगी तो ये थोड़ी देर किस में आ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएंगी। समझ में आ गया आप। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगी तो ये रिलैक्सन में आ जाएंगी, और ये रिलैक्स में रहेंगी तो ये कॉन्ट्रैक्शन में, ये दोनों अपोजिट चलती हैं एक दूसरे के, ताकि जो थोरेसिस वॉल्यूम, ये टीवी का मतलब मैंने लिखा थोरेसिस वॉल्यूम, क्या लिखा, थोरेसिस वॉल्यूम यानी आयतन एक चीज़ का, ऐसा घेरा, आप बोलते हो कितना घेरा होगा, तो थोरेसिस वॉल्यूम कब इंक्रीज होगी, अगर आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यदि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। देन अगर वो रिलैक्स में चली जाएंगी तो वो डाउन हो जाएंगी। ये इसके साथ मैकेनिज्म चलती है, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग काम होगा, दोनों साथ साथ काम कर रही हैं। तो पहले अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, रिलैक्सन, और इसमें यदि रिलैक्सन होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। देन ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। देन आगे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर इनस रेस्पायरेशन की हम बाद में बात, थोड़ा यहाँ पे देखो, ये मैंने एक डायग्राम सा बना रखा है। यहाँ पर मान लो ये आपके, यहाँ पर आपके लंग्स है, ये लंग्स है, ये एक लंग्स है, ये दो लंग्स है, ये भी लंग्स है, ये लंग्स है, दो लंग्स है आपके, ठीक है। और ये स्टर्नम है, ये है स्टर्नम, और ये है वर्टिब्रल कॉलम, शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, ये स्टर्नम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये है आपका डायफ्राम। समझ में आ रही बात, क्या क्या लिखा मैंने, ये डायफ्राम होगा, ठीक है।
और ये है रिब्स, ये रिब्स, ये हल्की हल्की दिखा रखी। तो यहां पर ऊपर वाला जो पार्ट है उसको एंटेरियर पार्ट कहोगे और नीचे वाला जो पार्ट है उसको पोस्टीरियर, साइड का जो लेटरल, आगे का जो है वेंट्रल, पीछे का जो है डोर्सल। ये बात आप याद रखोगे। कौन कौन सी बताई मैंने? साइड का लेटरल, आगे का वेंट्रल, पीछे का डोर्सल, ऊपर का एंटेरियर, नीचे का पोस्टेरियर। ये वर्ड याद रखोगे आप। तो डायफ्राम की मसल्स की अगर हम बात करें, अगर कंट्रक्शन होता है, यदि नहीं होता है तो डायफ्राम की जो मसल्स हैं वो डोम शेप में पड़ी रहेंगी। जैसे ही कंट्रक्शन होता है तो जो डायफ्राम की जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव होगा और वैसे नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो डायफ्राम की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इनका जो मूवमेंट होता है वो इधर उधर नहीं होता कभी भी। इनका मूवमेंट सिर्फ एंटेरियर से पोस्टीरियर की तरफ होता है, या पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ, या एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ। ध्यान रखना इसका ये बात आपको। लेकिन जब ऐसा हो रहा है उसी दौरान जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन साथ होगा, तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया, डायफ्राम में भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो जो रिब्स होती हैं वो बाहर की तरफ जाएंगी, रिब्स बाहर की तरफ जाएंगी। बट ये जो है इसका मूवमेंट ऊपर नीचे होगा, और रिब्स का जो मूवमेंट है वो लेटरली होगा। समझ में आ रही है बात क्या कहा मैंने? रिब्स का मूवमेंट कैसे होगा? लेटरल साइड में, और इसका मूवमेंट कैसे होगा? ऊपर नीचे, एंटीरियर से पोस्टीरियर। और इसका मूवमेंट कैसे होगा? रिब्स का लेटरल साइड में। लेकिन ध्यान रहे, लेटरल साइड के साथ साथ रिब्स जो होती हैं आगे पीछे भी कर लेती हैं। जैसे आपका वेंट्रल से डोर्सल भी मूवमेंट करता है। भाई पूरे में ही हवा आ रही है तो पूरा ही फैल रहा है ऐसे, तो चारों तरफ भी बताओगे, ऊपर नीचे का कम रहता है। ये बात आपकी हो जाती है क्लियर। अगर हाँ, अगर स्टार्ट की अगर हम बात करें, अगर आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं अगर उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा? उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थोड़ी वॉल्यूम जो होती है इंक्रीज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? पढ़ा था ना आपने स्टार्ट में, उनमें यदि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज, और रिलैक्शन होगा तो क्या होता है? थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज। लेकिन उनमें क्या हो रहा है, मैं ये बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज कब हुई? थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज कब हुई? मैं आपसे पूछूं कब हुई? जब आप बोलोगे सर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में यदि कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो आपकी थोरेसिस वॉल्यूम भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्लियर बात समझ में आई? कब हुई थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज? कब हुई? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में यदि कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज। थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो थोरेसिस वॉल्यूम के अंदर रिब्स तो जाती हैं, लेकिन एक और मूवमेंट होता है इनका, जो थोरेसिस वॉल्यूम का जो एक्चुअल मूवमेंट होता है वो डोर्सल से वेंट्रल की तरफ होता है। डोर्सल से वेंट्रल की तरफ। जैसे सांस ली तो पीछे से ऐसा लगता है पीछे से कोई चीज़ उठकर आगे आ रही है, सांस छोड़ी तो आगे से पीछे जा रही है, तो डोर्सल पीछे वेंट्रल आगे। सांस लेते हैं तो ऐसे मूवमेंट जा रहा है आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन डायफ्राम के केस में उल्टा है, डायफ्राम में ऊपर नीचे। और इसमें कब? जब इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो मूवमेंट होता है थोरेसिस कैविटी का वो किधर होता है? डोर्सल से वेंट्रल साइड में। इतनी बात आपकी हो जाती है। क्लियर? अब एक बात और हम पढ़ेंगे, इनस रेस्पायरेशन की बात करें, एक्सपायरेशन की बात करें हम तो इसको मतलब एक तो था एक्सपायरेशन और एक इनस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो सांस लेना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन की अगर हम बात करें, सांस लेना और सांस छोड़ना। इनस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? आपने सांस ली तो ये डायफ्राम है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो फ्लैट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जैसे ही डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, और जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है वो किसकी तरफ हो गई? किसकी तरफ हो गई? एंटीरियर और पोस्टीरियर की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है जब डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्शन में आ रहा है। क्लियर बात? और डायफ्राम जो था, जो डोम शेप्ड था वो फ्लैट हो गया। ये बात भी आप याद रखोगे, जो डोम शेप्ड था
डोम शेप्ड था वो फ्लैट हो गया यहाँ पे। यहीं पर जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहीं पर कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में। किस में हो रहा है? और ये बात आपको अच्छे से याद होगी, अगर उनमें होता है तो क्या होगा, थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किधर होगी? डोर्सल से वेंट्रल की साइड में। किधर होगी? डोर्सल से वेंट्रल की साइड में। इतना सारा काम हो जाता है तो थोरेसिस वॉल्यूम की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। दो चीज़ें हुई अपने पास इंस्पायरेशन में। क्या हुई? डायफ्राम जो डोम शेप था वो फ्लैट हो गया डैश। और क्या हुआ? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उनमें भी क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो ऊपर की तरफ खिंच गई। किधर खिंच गई? वो ऊपर की तरफ खिंच गई। दोनों चीज़ जैसे ही हो जाती है तो जो थोरेसिस वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। थोरेसिस वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज हुई, थोरेसिस वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज हुई तो जो अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। कहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा? आपके लंग्स का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वापस से सुनना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। हम बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, चित्र में देखो आप, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर यदि कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ऊपर की तरफ खिंच जाती है। किधर खिंच जाती है? ऊपर की तरफ खिंच जाती है। खिंच गई, हो गया इसका काम। ठीक है, जैसे ये खिंची तो जो आपकी थोरेसिस वॉल्यूम है वो भी क्या हो गई? इंक्रीज। क्या हो गई? अब ये बात अलग है कि ये खिंची किस साइड में, तो आप क्या बोलोगे? डोर्सल टू वेंट्रल साइड में। किस साइड में? डोर्सल टू वेंट्रल। और थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो फेफड़ों में जो प्रेशर है लंग्स में वो डाउन हो गया। जैसे ही प्रेशर डाउन हुआ तो अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ अपने आप ही आ जाएगी। ऐसी कंडीशन में बाहर की वायु सारी फेफड़ों में आ जाती है। इसको आप कहते हो इंस्पायरेशन। क्या कहते हो? ठीक है, अब प्रेशर यहाँ का बढ़ गया और बाहर का प्रेशर कम हो गया तो वायु बाहर अपने आप चली जाएगी। ये दो मैकेनिज्म है। समझ में आई बात? क्लियर? क्या समझा आपने? क्या समझा आपने? ये समझा कि जो रिब्स हैं उनमें विशेष प्रकार की मसल्स होती हैं, एक स्पेशल, जिसको आप क्या बोलते हो? इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर यदि कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो थोरेसिस वॉल्यूम बढ़ जाती है, रिलैक्शन होता है तो थोरेसिस वॉल्यूम कम हो जाती है। और ये जस्ट इसका अपोजिट रहेगा। ये बात वैसे याद रख लेना। स्टार्ट में हम बात करते हैं डायफ्राम का क्या होगा। अगर कॉमन शेप है तो डायफ्राम आपका डोम शेप रहेगा, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम भी आपका फ्लैट हो जाएगा। ये फ्लैट हो रहा है तो एंटेरियर ऊपर है, पोस्टेरियर नीचे है, तो कैसे हुआ? एंटेरियर से पोस्टीरियर की तरफ फ्लैट हो गया। एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ फ्लैट हो गया। अब आपको बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स किस तरफ से हो रही है, मूव कर रही है, तो डोर्सल से वेंट्रल की तरफ। ये दो काम हो गए। इतना काम होते ही थोरेसिस वॉल्यूम बढ़ गई, प्रेशर क्या हो गया? डाउन। प्रेशर क्या हो गया? कम। जैसे प्रेशर कम हुआ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी। इसको आप इंस्पायरेशन कहो। दैट्स क्लियर? ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म थी, आज हमने इंस्पायरेशन की जो मैकेनिज्म है सिर्फ उसी को समझा है। अगली क्लास में हम सांस की जो ब्रीदिंग के केस के अंदर जो सांस बाहर निकलती है उस मैकेनिज्म को समझेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और आप वीडियो देखें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।